अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 में हमने डिस्कस किया था रेडिकल और साथ ही फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल का जो जनरेशन था उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 17 में हमने डिस्कस करना है एटम और आयन का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। पेपर में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आयन और एटम के दरमियान क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो छोटा जर्रा है उस जर्रे को क्या कह सकते हो आप? एटम कह सकते हो। किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मैटर का भी कह सकते हो। किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटे जर्रे को क्या कह सकते हो? एटम। फॉर एग्जांपल ये मैंने सपोज किया ये आपके पास एक गोल्ड का एटम है। फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया ये कौन सा एटम है? गोल्ड का एटम, एक एलिमेंट, गोल्ड का एक एलिमेंट यहां पे हमने इसको सपोज किया। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेट कर रहा हूं, ये जो छोटे छोटे फॉर एग्जांपल ये आपके ये जो डॉट में लगा रहा हूं, इस डॉट को मैंने सपोज किया कि ये गोल्ड एलिमेंट में ये आपके पास क्या है? एटम्स है। क्या है आपके पास? एटम। ठीक है, मैंने क्या कहा? ये आपके पास गोल्ड का आपने एक एलिमेंट सपोज किया और ये जो आपके पास गोल्ड का एक एलिमेंट है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये आपके पास क्या है? गोल्ड के एटम है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया यहां पे कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मैटर का भी कह सकते हो। किसी भी एलिमेंट या किसी भी मैटर का छोटे से छोटे जर्रे को क्या कह सकते हो? एटम। आयन आपके पास क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। यह आपके पास आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये एलिमेंट का भी हो सकता है, यह आपके पास मैटर का भी हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने क्या लिखा? आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या? आयन। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यह आपके पास, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने सपोज करना है आपने कोई एक बिल्डिंग को, फॉर एग्जांपल उस बिल्डिंग को आपने तैयार करना है, बनाना है। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ब्लॉक। ये आपके पास एक ब्लॉक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। ठीक है, आपको ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये जो एक ब्लॉक है, इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप यूनिट कह सकते हो। इस एक ब्लॉक को क्या कह सकते हो? यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपके पास आयोनिक कंपाउंड बनते कैसे? आयन की वजह से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। अब इसका आपके पास जो एग्जांपल है वो है NaCl। NaCl, Na आपके पास पॉजिटिव आयन है और Cl आपके पास नेगेटिव आयन है। अब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये यूनिट की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक का मैंने आपको एग्जांपल बताया, इस तरीके से वो यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी आयन आपके पास आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते ये भी आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। वहां पे चैप्टर नंबर 4 में इससे रिलेटेड लेक्चर अपलोड है, वो आप देख सकते हो, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो, वहां पे फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन आयोनिक बॉन्ड के बारे में यहां पे मैं जरा सा आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होना, उसको क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब यह था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये फर्क होते हैं, एक में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरीके से यहां पे सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड है। अब ये आपके पास NaCl, फॉर एग्जांपल आपके पास जो नमक है वो कोवलेंट कंपाउंड नहीं है बल्कि आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि वहां पे सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं है बल्कि वो आयोनिक
बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से इस कंपाउंड को मैंने क्या नाम दिया? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको? क्लोरीन को। क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिया? ये एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और उसने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन कर दिया। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकती, लेकिन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जिस तरीके से दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। इंसान कब स्टेबल होगा, कैसे स्टेबल होगा, इनके बारे में आपको पता है कि इंसान लालच करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। अगर उसने ज्यादा पैसे, फॉर एग्जांपल दुनिया में जितने भी इंसान है वो कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से एटम के पास जो करेंसी है वो इलेक्ट्रॉन है। एटम क्या करते हैं कि मैं अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को नोबल गैस की तरह बना दूं। जिस तरीके से इंसान कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को एक अमीर तरीन शख्स, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को उसी तरह बना दूं। इस तरीके से दुनिया में अमीर तरीन जो पर्सन है वो एलन मस्क, बिल गेट्स, जितने भी बाकी है, ठीक है, ज्यादातर इंसान दुनिया में जो मौजूद है वो कोशिश करते हैं कि मैं इसी तरह पैसे कमा सकूं जिस तरह इसने कमाए हैं, जो इनके पास है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या करते हैं? ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूं। तो इस तरीके से एटम का जो करेंसी है वो इलेक्ट्रॉन है। एटम क्या कह रहे हैं? एटम कह रहे हैं कि मैं अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकता हूं, ताकि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब हो तो मैं स्टेबल होगा। जिस तरीके से नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो एटम क्या करते हैं? एटम फॉर एग्जांपल एटम अपने आप को नोबल गैस की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8, स्टेबल हो गया। इस तरीके से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में पहले शेल में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 7 है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को, अच्छा सॉरी, यहां पे 8 और यहां पे 7 था। एक इलेक्ट्रॉन किससे गेन किया? सोडियम से, तो ये भी 8 हुआ, ये भी स्टेबल। आखिरी शेल में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम स्टेबल हो गए। सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। ठीक है, ये तो आपके पास आयन का डेफिनेशन। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, होल नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जिस तरीके से आपके पास नोबल गैस है, जितने भी नोबल गैस है वो रिएक्शन में कम हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर में। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज तो लाजमी होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो फिर भी रिएक्शन में हिस्सा लेगा, अगर नेगेटिव है फिर भी रिएक्शन में हिस्सा लेगा। यह आपके पास क्या था? पॉइंट नंबर 2। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। सेम होने की वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज नहीं होते। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो क्या होता है? इक्वल। इक्वल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और यहां पे आपके पास आयन में क्या? इट इज अ नेट चार्ज। यहां पे नेट चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का तादाद ज्यादा होगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो प्रोटॉन का तादाद ज्यादा। तो यहां पे कोई ना कोई चार्ज लाजमी होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एटम फॉर मॉलिक्यूल। एटम जब आपस में कंबाइन होते तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम को कंबाइन करने से मॉलिक्यूल
बन जाते हैं, ठीक है। आयन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, आयन बना, फॉर एग्जांपल आयन को कंबाइन करने से, जिस तरीके से आपके पास सोडियम और क्लोरीन एटम को जब हमने आपस में कंबाइन किया तो आयोनिक कंपाउंड बना NaCl। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो तादाद है वो सेम होते हैं, इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट इक्वल इन आयन। आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो तादाद है वो सेम नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा। अगर लूज हो गया तो तादाद तो सेम नहीं हुआ, तादाद तो कम बढ़ गया, अगर गेन भी हुआ तो फिर भी तादाद तो सेम नहीं है। पॉइंट नंबर 6, इट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिस तरीके से यहां पे आपके पास कौन सा एटम है, सोडियम एटम। सोडियम एटम क्या करते हैं, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। सोडियम एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इससे क्या चीज बनता है, आयन। यानी यहां पे आपके पास इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं और इट इज स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम भी स्टेबल हो गया। क्यों, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपके पास जो एटम है, एटम, अब एटम थे, अब इस एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने गेन कर दिया, उसने लूज कर दिया। लूज और गेन करने की वजह से यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो ये नेगेटिव आयन बना, उसने जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो पॉजिटिव आयन बना। लेकिन इससे पहले जब ये एटम था, आयन अभी तक नहीं बना, वो स्टेबल नहीं था, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। और इस तरीके से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, और 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1, क्योंकि 7 तो हैं, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ, सोडियम के साथ। ये था आपके पास एटम और आयन के दरमियान जो डिफरेंस था उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।